हेलो स्टूडेंट्स। तो हर बार की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो डाइजेशन इन ह्यूमन भी कह सकते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब तक डाइजेशन का प्रोसेस शरीर में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, हमारे शरीर को किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इसे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी कह सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को अगर देखें तो इस डायग्राम में वो सारे ऑर्गन हैं जो एक डाइजेशन में क्या करता है, वो मदद करता है। यानी डाइजेशन के लिए ये सारे ऑर्गन क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारे ऑर्गन का नाम जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऑर्गन है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है बकल कैविटी, यानी कि मुख या मुंह जो कहें। उसके बाद इसी मुख में सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो लार ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं फेरिंग्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ग्रसनी। आगे ओसोफेगस, जिसको हिंदी में कहते हैं खाद्य नली। स्टमक, अमाशय। पैनक्रियाज, अग्नाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। रेक्टम और एनस। अगर इधर देखा जाए तो अपेंडिक्स, ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर और लिवर। यानी ये जितने सारे ऑर्गन आप देख रहे हैं ये किस चीज में मदद करता है, तो डाइजेशन के प्रोसेस में ये मदद करता है। ठीक है, तो आप पाचन को जान रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पाचन किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पाचन क्या होता है। तो देखिए दिया है, पाचन एक प्रकार का अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में या सिंपल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम पाचन कहते हैं। क्योंकि जब हम भोजन को ले रहे होते हैं तो उस समय जो भोजन का स्थिति होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या अणुओं में तोड़ा जाता है और फिर जाकर हम उससे हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था पाचन का डिफिनेशन। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहला जो भाग है वो है एलिमेंट्री कनाल, जिसको हम आहार नाल भी कहते हैं, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथि। अब जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जो ग्लैंड्स दिख रहा है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। एंजाइम का सिक्रीशन में ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब ये जितने ग्लैंड्स हैं, ये जितने पैरोटिड ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये जितने आपको ग्लैंड्स दिख रहे हैं ये सारे क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। जो क्या करता है, ये एंजाइम्स भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। और इधर कुछ ऑर्गन हैं जो भोजन को भी डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। तो कौन कौन से ऑर्गन हैं, तो माउथ हैं, ऑरल कैविटी, मुख गुहा, दोनों सेम थिंग, एक ही चीज है। उसके बाद फेरिंग्स, खाद्य नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। यानी एलिमेंट्री कनाल में इतने ऑर्गन को शामिल किया गया और ग्लैंड में इतने सारे ग्लैंड को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं हम एक एक करके, यानी एक एक ऑर्गन, एक एक ग्लैंड के बारे में जानते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम जो भोजन करते हैं वो किसके सहारे करते हैं, हम अपने सबसे पहले जो भोजन होता है वो कहाँ पे डालते हैं, मुंह में डालते हैं, है ना। तो भोजन जो आता है वो कहाँ पे जाता है, सबसे पहले बकल कैविटी में यानी मुंह में। अब मुंह में क्या होते हैं, मुंह में और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा दांत हो गया, हमारा जीभ है जिसको टंग कहते हैं। तो टंग जो काम करता है वो क्या करता है, भोजन को वो चारों तरफ घुमाता है, यानी कि जो सलाइवा है उसको उससे मिलाने का काम करता है। ठीक है, यानी वो मुंह के चारों तरफ घूमता है। तो टंग भी एक इम्पोर्टेंट काम करता है डाइजेशन के लिए। उसके बाद आते हैं दांत में। तो दांत क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है ना। चबाते हैं तो भोजन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो अर्लियर क्लास में हम लोगों ने
दांत के टाइप्स के बारे में जान गए कि कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो एक बार फिर से जान लें। तो दांत जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है इंसीजर, जिसको हिंदी में कहते हैं छेदक। दूसरा जो होता है वो होता है कैनिन, जिसको हिंदी में कहते हैं भेदक। और तीसरा जो है वो होता है प्रीमोलर और चौथा मोलर। ठीक है, प्रीमोलर को हिंदी में अर्घ चवर्णक कहते हैं और मोलर को कहते हैं चवर्णक। तो ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं जिसका अलग अलग काम है। इंसीजर का काम यानी कृतंक का काम काटने का होता है। रदनक का काम फाड़ने का होता है। रदनक यानी कैनाइन का काम क्या होता है? फाड़ने का होता है। अर्घ चवर्णक जो होता है यानी प्रीमोलर, वो क्या करता है? ऐसे भोजन जिसको कम चबाने की आवश्यकता हो वो उससे चबाया जाता है। और चवर्णक जो कुछ हार्ड चीज चबाना हो यानी कुछ कठोर चीज, तो वो चवर्णक काम करता है। ठीक है, तो ये दांत के बारे में जान लिए। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कि लार ग्रंथि यहाँ जो पैरोटिड ग्लैंड है यानी सैलिवरी ग्लैंड है वो 3 जोड़ों में पाई जाती है। तो जो सबसे पहला ग्रंथि है वो है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर और तीसरा है सब लिंगुअल। तो ये 3 लार ग्रंथि है। अब सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले रस को हम जूस भी कहते हैं। जूस को हम सैलिवरी जूस भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना जाने कि लार ग्रंथि कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक, सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले रस को हम क्या कहते हैं? सैलिवरी जूस, या इसको हम सैलिवरी एमाइलेस भी कहते हैं। ठीक है, अब सैलिवरी जूस के कंपोनेंट्स, यानी कि अब जो सैलिवरी जूस है यानी सैलिवरी एमाइलेस कह सकते हैं। तो सैलिवरी जूस के जो कंपोनेंट्स हैं, ये सैलिवरी जूस किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो ये बना है H2O यानी वाटर, म्यूकस और सैलिवरी एमाइलेस। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जूस 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किससे? H2O से, म्यूकस से और सैलिवरी एमाइलेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब एक एक करके इसका कार्य देख ले। तो H2O और म्यूकस का कार्य, H2O और म्यूकस का कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों को मुलायम बनाना। खाद्य पदार्थों को मुलायम बनाना। सैलिवरी एमाइलेस का कार्य, सैलिवरी एमाइलेस जो है इसका कार्य क्या है? ये सैलिवरी एमाइलेस कहाँ से निकलता है? तो इसी सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी एमाइलेस निकलता है। अब ये सैलिवरी एमाइलेस का कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी कह सकते हैं। स्टार्च को क्या करता है? वो माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है और ये सैलिवरी एमाइलेस SA यानी सैलिवरी एमाइलेस किस चीज में चेंज कर दिया? माल्टोज में इसको चेंज कर दिया। यानी सैलिवरी एमाइलेस का कार्य पूछा जाए कि सैलिवरी एमाइलेस का कार्य क्या है, तो आपको क्या बोलना है? सैलिवरी एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को क्या चीज में परिवर्तित कर देता है? तो माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। एग्जाम में और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मुख गुहा में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा एंजाइम है जो माल्टोज में बदल दिया कार्बोहाइड्रेट को? तो यही सैलिवरी एमाइलेस, यही क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि खाद्य पदार्थों में जो सबसे पहला चीज होता है, यानी किस चीज का पाचन सबसे पहला होता है? सबसे पहले होता है किस चीज का पाचन? तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है। ठीक है, तो ये तो था मुंह का, कि हमारे माउथ में या बकल कैविटी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि मनुष्य में क्या था? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 लार ग्रंथि है। अब सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले जूस को हम क्या कहते हैं? सैलिवरी जूस कहते हैं। और सैलिवरी जूस के जो कंपोनेंट थे वो क्या थे? वाटर थे, म्यूकस थे और सैलिवरी एमाइलेस थे। ठीक है, अब हम इसका कार्य देख लिए थे। H2O और म्यूकस का कार्य क्या था? खाद्य पदार्थों को मुलायम बनाना। और सैलिवरी एमाइलेस का कार्य था खाद्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को किस चीज में चेंज कर देना? माल्टोज में चेंज कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक ओवरऑल अभी हम लोग ये देखें कि सैलिवरी ग्लैंड और माउथ का डाइजेशन में क्या काम था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम इस डायग्राम को देखें
तो यहाँ मुख का और ये सैलिवरी ग्लैंड का काम हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे भोजन कहाँ जाएगा? इस फेरिंग्स में, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाएगा। तो अब ग्रसनी में क्या होता है? तो देखिए यहाँ दिया है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, यानी अब मुंह के ठीक पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा? ग्रसनी कहलाएगा। इसमें 2 छिद्र होते हैं जो कहलाता है, पहला छिद्र कहलाता है निगल द्वार, गलेट कह सकते हैं, और दूसरा जो कहलाता है वो कंठ द्वार कहलाता है। ठीक है, इस डायग्राम में देख सकते हैं हम, ये ग्रसनी है और इसमें 2 छिद्र है, एक पहला छिद्र और ये दूसरा छिद्र है ना। तो ये 2 द्वार खुलता है इसमें। पहला जो कहलाता है वो निगल द्वार, नाम से ही लग रहा है निगल द्वार, यानी यहां से क्या किया जाता है? भोजन को निगला जाता है, यानी नीचे भेजा जाता है ना। और ठीक एक और जो द्वार होता है, यानी एक और छिद्र जो होता है वो कंठ द्वार होता है। ठीक है, ये पाइप जो होता है, ये डक्ट कह सकते हैं, नलिका जो होता है वो क्या चीज में मदद करता है? ये रिस्पायरेशन के लिए होता है। ठीक है, और ठीक इसी के ऊपर एक पट्टी होती है, पट्टी यानी ये पट्टी खुलती है और बंद होती है। ठीक है, तो इस पट्टी को ही क्या कहते हैं? हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। ये पट्टी क्या कार्य करता है? तो जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन इस कंठ द्वार में ना चले जाए, इसीलिए ये क्या करता है? पट्टी उसको, जब भोजन कर रहे होते हैं तब ये बंद रहता है। ठीक है, और भोजन क्या किया जाता है? इधर से सीधे आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये था, समझ आ गया होगा इस चीज को। आगे देखिए दिया है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार, जो श्वास नली में खुलता है। ठीक है, ये कंठ द्वार जो हम पढ़े अभी वो कहाँ खुलता है? श्वास नली में, यानी रिस्पायरेशन के लिए खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। अभी हम जाने थे कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, ये वाला, ये पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। जो क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस कहलाता है। ठीक है, मनुष्य जब भोजन करता है तब यही पट्टी कंठ द्वार को क्या कर देती है? ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये काम था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रसनी या फेरिंग्स का कार्य क्या है, तो आपको बस एक सेंटेंस में जवाब देना है कि ये निगलने का काम करता है, इससे ज्यादा फेरिंग्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भोजन कहाँ जाएगा? फेरिंग्स तक तो पहुंच गया, अब भोजन कहाँ जाएगा? अब भोजन जाएगा ओसोफेगस में, यानी खाद्य नली में। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है इसमें, ओसोफेगस का कार्य को देख ले तो ग्रास नली का मुख्य कार्य भोजन को आगे धकेलने का कार्य करती है। यानी ये ओसोफेगस क्या करता है? ये भी क्या करता है? भोजन को आगे भेजने का कार्य करता है। जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न और फैलाव शुरू होता है। ठीक है, यानी ये ओसोफेगस में क्या होता है? अब ये ओसोफेगस दिख रहा है आपको, ये ओसोफेगस में क्या होता है? ये भोजन आया ग्रसनी से होकर कहाँ पे? ओसोफेगस में, है ना। ओसोफेगस में आया। अब ओसोफेगस में क्या होता है? कौन सा काम होता है? ये क्या करता है? भोजन को धकेलने का कार्य, धकेलने का कार्य करता है। यानी अब इसमें क्या होता है? एक वेव कह सकते हैं उत्पन्न होता है, जो सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी सिकुड़न और फैलाव शुरू करता है। यानी ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। इस तरह से क्या होता है? भोजन नीचे जाने में क्या होता है? वो मदद करता है। ठीक है, ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती। अब ये जो ओसोफेगस है, इसमें किसी भी तरीके का पाचन की क्रिया नहीं होती। ये सिर्फ भोजन को क्या करता है? धकेलने का कार्य करता है। ग्रसिका का कार्य क्या था कि ये भोजन को सिर्फ धकेलने का कार्य करता है। ठीक है, ग्रसनी का कार्य वो निगलने का काम करता है। ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर यही है। अब आते हैं भोजन कहाँ जाएगा अब इसके बाद, तो यहाँ देखते हैं ओसोफेगस से भोजन कहाँ पहुंच गया? स्टमक में, यानी इस जगह पे ये भोजन पहुंच गया, ये बड़ा सा थैला में, यानी इसको हम कहते हैं अमाशय। अब अमाशय को देख ले। अमाशय के बारे में अगर बात करें तो ये अमाशय है, यानी स्टमक। अब इसी स्टमक में मौजूद होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें क्या मौजूद होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस।
ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा है, क्या स्रावित कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस को स्रावित कर रहा है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी ये गैस्ट्रिक जूस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसका कंपोनेंट्स को अगर देखें इस गैस्ट्रिक जूस का, तो ये गैस्ट्रिक जूस किस चीज़ से मिलकर बना है, सबसे पहले तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद पेप्सिन और तीसरा रेनिन। ठीक है, अभी हम तीनों का काम देखेंगे, HCl क्या कार्य करता है, पेप्सिन क्या कार्य करता है और रेनिन का काम क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दें आप लोगों को कि जब भोजन हमारे मुंह में था तो उस समय सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट था, ये जान रहे थे हम। जब भोजन हमारे मुंह में था तो उस समय सैलिवरी एमाइलेज जो सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है वो कहाँ पे था, हमारे मुंह में था। तो उस सैलिवरी एमाइलेज में उस समय जो सैलिवरी एमाइलेज का पीएच का मान जो था, यानी उस टाइम जो सैलिवरी एमाइलेज का जो पीएच वैल्यू था, यानी उसका जो पीएच वैल्यू था वो कितना था, 6.8 से लेके 7.5 तक उसका पीएच वैल्यू इतना था। और इसी पीएच वैल्यू के कारण क्या था, वो क्षारीय था। तो जो खाद्य पदार्थ होगा वो भी क्या होगा, उससे मिलके क्या होगा, क्षारीय ही होगा, है ना। तो अब वहां से जब वो आगे बढ़ा, यानी वो जब पहुंचा स्टमक में, यानी अमाशय में जब पहुंचा, तो ये HCl, अब इसी HCl के कारण यहाँ का जो मीडियम था, यानी HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो वो एक तरह का क्या एसिड है। तो इस जगह जो था ये जो मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइम HCl के वजह से क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, यानी अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो सैलिवरी एमाइलेज जिसका पीएच मान 6.8 से 7.5 तक था, वो बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, इसी स्टमक में। और यहाँ पर एसिडिक होने की वजह से, यहाँ का मीडियम एसिडिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका पीएच का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। वो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे ही वो स्टमक में आया उसका पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5। और इसके पीएच वैल्यू का मान घटने की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय, समझ में आया, क्षारीय कैसे अम्लीय में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टमक में आते ही वो क्या हो जाता है, वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, आगे दिया है, ये HCl के बारे में हम जान चुके। अब वो उसका जो वैल्यू था वो कितना हो गया, 1.5 हो गया, है ना। अब जैसे ही उसका पीएच का वैल्यू 1.5 हुआ, ये पेप्सिन और रेनिन क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एक जूस प्रोड्यूस होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। ये अब स्टमक के बारे में हम जान रहे हैं तो अच्छे से समझते हैं इस चीज को। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसके कारण एक जूस प्रोड्यूस होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। ठीक है, या उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। वो कौन से ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट को देखे जाए तो हम क्या देखे, अभी HCl निकलता है, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। ठीक है, अब HCl का जो कार्य होता है वो होता है, HCl एक एसिड है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है। ठीक है, यानी स्टमक के जो माध्यम होता है उसको क्या करता है, अम्लीय बनाया जाता है। तो ये तो काम था। और HCl का एक काम क्या होता है, अगर हम कोई भोजन किए और अगर उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में रोग फैलाने वाले का एक कारण बनता है, तो वो भी क्या करता है, HCl उसको भी क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेप्सिन में। चूंकि ये 3 चीज सीक्रेट कर रहा था, कौन, गैस्ट्रिक जूस में ये 3 चीजें थी, HCl, पेप्सिन, रेनिन। तो HCl के बारे में हम जान चुके हैं। अब आते हैं पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन जो है वो क्या है, पेप्सिन का कार्य को देखें तो प्रोटीन को क्या करता है पेप्सिन, यानी प्रोटीन को पेप्सिन और HCl दोनों के मिलने से क्या होता है, यानी ये दोनों मदद करता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने के लिए।
ठीक है। यानी पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आगे है प्रोटीन पेप्टोन में तब परिवर्तित होगा जब पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होगा, ठीक है। यानी ये प्रोटीन पेप्टोन में तब बदलेगा जब पेप्सिन क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो ये पेप्सिन एक्टिव कब होगा, जब उस खाद्य पदार्थ का पीएच का मान क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी मीडियम क्या हो, अम्लीय हो जाएगी, तब जाकर क्या होगा, ये पेप्सिन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जो पेप्सिन एंजाइम तब एक्टिव होगा जब HCl प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है किसके प्रेजेंस में, पेप्सिन और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसमें जो दिया, जो पेप्सिन एंजाइम तब एक्टिव होगा जब HCl प्रेजेंट होगा। तो HCl के ऊपर, HCl के बारे में क्यों कहा गया है, क्योंकि यही HCl क्या करता है, उसके पीएच के वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। और जैसे ही पीएच के वैल्यू को कम किया जाएगा तभी जाकर क्या होगा, ये पेप्सिन एक्टिव होगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं हम, और देखते हैं रेनिन के बारे में। अब रेनिन क्या दिया है, रेनिन एंजाइम्स बच्चों में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम्स बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है, ठीक है। यानी बच्चे तो जो शिशु होते हैं वो भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, तो उस समय तो वो दूध ही पी रहे होते हैं, तो दूध का जो पाचन होता है वो कौन एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम करता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं रेनिन एंजाइम खत्म होता जाता है और पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाते हैं, सक्रिय होते जाता है। यानी बच्चे जैसे जैसे भोजन को ग्रहण करना शुरू करता है वैसे ही ये रेनिन एंजाइम निकलना बंद होता है और पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या था, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। यानी गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो अमाशय की दीवारों को अम्लता के प्रभाव से बचाता है। अब इसको जरा देख ले कि म्यूकस काम क्या करता है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या निकलता है, एक और चीज, म्यूकस। तो अब म्यूकस का कार्य क्या, अब तो यहाँ पे इसमें HCl तो एसिड है, तो वो एसिड ये अमाशय को क्या करे, क्षति ना पहुंचाए, इसलिए म्यूकस क्या, म्यूकस का एक लेयर होता है चारों तरफ, ये म्यूकस का एक लेयर होता है जो इसको क्या करता है, अम्लीय प्रभाव से क्या करता है, इसको बचाता है, ठीक है। तो म्यूकस का कार्य यही है। आगे है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम को समझते हैं पहले। ड्यूडेनम क्या है, यहां पे देख सकते हैं, देखिए ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम जो होता है वो एक छोटी आंत का एक पार्ट होता है। ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम छोटी आंत ही होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये ड्यूडेनम है और ठीक इसके पीछे से ये छोटी आंत गई, ये है ना, इसके ठीक पीछे से, और ये ड्यूडेनम है। यानी छोटी आंत से ही जुड़कर क्या होता है, ड्यूडेनम बना होता है ये। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूडेनम से जो है वो दो डक्ट, यानी एक जो है लीवर से आया है, यहाँ देख रहे हैं लीवर, ये लीवर है, और इससे एक डक्ट आया है जो किसमें से मिला है, ड्यूडेनम से मिला है। और इसी ड्यूडेनम में पेनक्रियाज भी क्या है, सटा हुआ है, यानी पेनक्रियाज इसी से कनेक्टेड है, कह सकते हैं। ये पेनक्रियाज किससे कनेक्टेड है, इसी ड्यूडेनम से, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे है, अब देखिए ड्यूडेनम के बारे में दिया है कि ड्यूडेनम जो है वो दो भागों में बटा होता है। यानी एक लीवर से कनेक्टेड होता है ड्यूडेनम और दूसरा पेनक्रियाज से। जैसा कि अभी हम डायग्राम में देखें, लीवर का कार्य क्या है, लीवर जो है ये बाइल जूस का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, बाइल जूस का। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में क्या करता है, स्टोर रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर है जो इससे कनेक्ट है, ये लीवर बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, और किसमें है वो जमा, स्टोर किसमें होता है, इस गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जमा होता है, जो कि कनेक्टेड है इस डक्ट से, इस नली से, ठीक है। यानी कि अब
ये जो बाइल जूस है वो क्या होता है, इसमें जाता है, इससे जाता है और इससे पहुंच के कहाँ पहुंच जाता है, इस ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। ठीक है, बस यही बात कहा गया। आगे है इसका मुख्य कार्य। अब बाइल जूस का मुख्य कार्य दिया है। इसका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा की मात्रा को छोटे रूप में बदल देता है और छोटे रूप में होने के कारण एंजाइम इसे आसानी से तोड़ सकती है या सकेगी। तो अब बाइल जूस का काम जो होता है वो क्या होता है, वसा जो होता है वो बड़े बड़े रूपों में होता है। अब बाइल जूस क्या करता है, जैसे इसमें बाइल जूस वसा के साथ मिला तो ये क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाने की वजह से क्या होता है, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में रहने की वजह से क्या होता है, एंजाइम्स इस पे क्या होते हैं, काफी सक्रिय होते हैं, यानी इसको आसानी से वो क्या करते हैं, पचा सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है छोटे छोटे रूप में होने के कारण एंजाइम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वसा की बड़ी बूंदों को छोटे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, इसको कह सकते हैं एमल्सिफिकेशन। वसा की बड़ी बूंदों को छोटे रूप में परिवर्तित करना एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। ठीक है, यानी वसा का जो एक बड़ा बड़ा रूप था उसको छोटे छोटे रूप में परिवर्तित किया गया तो वो क्या कहलाया, इमल्सिफिकेशन कहलाया। ठीक है, अब यहाँ तो ड्यूडेनम तक का काम हम जान लिए। अब आते हैं पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज का जो कार्य होता है, पेनक्रियाज तो आप देख ही लिए होंगे कि पेनक्रियाज कहाँ होता है, तो नहीं देखे तो एक बार फिर से देख लें। तो यहाँ देखिए एक पेनक्रियाज होता है जो ठीक स्टमक के नीचे होता है, यहाँ पे ये पेनक्रियाज है जिसको अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब इसका काम भी देख ले। तो पेनक्रियाज जो है वो 3 एंजाइम सीक्रेट करता है, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज और तीसरा एमाइलेज। ये 3 एंजाइम क्या करता है, पेनक्रियाज स्रावित करता है। तीनों का काम क्या है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज का। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन किया। लाइपेज एंजाइम किस चीज का पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ पे आकर क्या हो जाता है कि सारी चीज का पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है और एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन के साथ जैसे ही ट्रिप्सिन मिला, यानी अब कैसे करता है तो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन के साथ जैसे ही ये ट्रिप्सिन एंजाइम मिला, प्रोटीन को वो किस चीज में चेंज कर दिया, पेप्टोन्स में। अब उसी तरह फैट जैसे ही लाइपेज के साथ मिला, फैट किस चीज में टूट गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया। ठीक है, अब ठीक वैसे ही एमाइलेज के साथ, यहाँ पे एमाइलेज लिख सकते हैं, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज के साथ मिला वो किस चीज में टूट गया, माल्टोज में टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेनक्रियाज के 3 एंजाइम 3 तरह के काम करते हैं। प्रोटीन को किस चीज में चेंज किया, पेप्टोन्स में कौन किया, ट्रिप्सिन किया। उसी तरह फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में कौन चेंज किया, लाइपेज किया। और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन चेंज किया, एमाइलेज चेंज किया। ठीक है, तो अभी तक में हम ये नहीं देखे थे कि फैट का पाचन कहीं और हुआ, कार्बोहाइड्रेट का देखे, प्रोटीन का देखे, लेकिन फैट का पाचन सिर्फ कहाँ होता है, ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, इस जगह में यानी ड्यूडेनम में ही फैट का पाचन होता है ना। छोटी आंत का ही एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्या क्या था, पहला पार्ट जो हम पढ़े अभी वो था, सबसे पहला तो ड्यूडेनम था और उसके बाद क्या था, पेनक्रियाज था। ठीक है, अब और जो दूसरा पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, यानी छोटी आंत का दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है जेजुनम और तीसरा पार्ट जो होता है वो इलियम। अब जेजुनम और इलियम का काम क्या है इसको भी देख लेंगे हम। ठीक, क्योंकि जेजुनम का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल नहीं होता, इस वजह से जेजुनम के बारे में हम नहीं जानेंगे। तो इलियम का जो काम होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इलियम का जो कार्य है यहाँ दिया हुआ है, इलियम में आंत्र ग्रंथि मौजूद होती है। ठीक है, यानी इलियम में कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है, आंत्र ग्रंथि मौजूद होती है जो आंत्र जूस प्रोड्यूस करती है। ठीक है,
अब इलियम में पूछा जाए कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है, तो आंत्र ग्रंथि। और आगे दिया, और इन्हीं जूस में एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज एंजाइम और गैलेक्टेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम पाया जाता है किसमें, आंत्र ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है आंत्र जूस में। ये 3 एंजाइम पाया जाता है। अब ये तीनों एंजाइम को देखेंगे हम कि ये तीनों एंजाइम क्या करता है। तो सबसे पहले दिया है माल्टेज एंजाइम का काम। माल्टेज एंजाइम का काम क्या है, तो यहाँ पे दिया शरीर में अर्धपाचित अवस्था में जो माल्टोज उपस्थित होता है। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, यानी अभी तक हम लोग ये नहीं पढ़ रहे थे कि वो पूरी तरीके से पचा है, लेकिन अब ये इलियम में क्या होता है, यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है, यानी ये कंप्लीट डाइजेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, आकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो अर्धपचित अवस्था में जो माल्टोज उपस्थित है, माल्टोज है, पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हुआ था माल्टोज। तो ये जो माल्टोज है, अब ये माल्टेज एंजाइम मिल, जैसे ही उसके साथ वो मिलेगा, वो उसको किस चीज में तोड़ देगा, ग्लूकोज में, यानी वो उसको ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है, आगे है पेप्टोन। पेप्टोन जो है वो पेप्टिडेज के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा। अब ये पेप्टोन क्या था, पेप्टोन जो प्रोटीन से टूटा हुआ भाग था, है ना, ये पेप्टोन प्रोटीन का एक भाग है जो पेप्टिडेज के साथ मिलकर एमिनो एसिड बनाता है। अब सुक्रोज जो है वो सुक्रोज, ये सुक्रेज के साथ मिलकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या होता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कुछ कार्य थे एंजाइम्स के, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब है इलियम की संरचना। अगर इलियम की संरचना की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इलियम की संरचना कुछ इस टाइप से होती है, और ये वाला पार्ट कहलाता है रसांकुर, जिसको हम विलाई भी कह सकते हैं, रसांकुर। तो ये इस तरह से क्यों है, यानी इलियम यहाँ भोजन यहाँ पे आने के यहाँ पे है, यानी भोजन यहाँ पे आने पर इसकी संरचना जो इस जैसी बनाई गई है। क्यों है ऐसी संरचना, क्योंकि ये क्या होता है, भोजन इसके आने से क्या होता है, इसका जो सतही क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने से क्या हो जाता है, इसका डाइजेशन जो होता है, यानी इतना सारा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, अब ये जितनी देर तक ये बना रहेगा वो उसका डाइजेशन उतने अच्छे से होगा। इसीलिए इसका सरफेस बढ़े हुए रहने से क्या होता है, बढ़ा हुआ रहने से क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है फिर कि, और इसी के अंदर क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती है। यानी यहाँ पे जैसे ही ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारा चीज यहाँ पे जैसे ही टूटा, ये रक्त कोशिकाएं क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर यहीं से क्या किया जाता है, पूरे रक्त कोशिका क्या करती है, उसको पूरे शरीर में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ इलियम की संरचना क्या होती है, इसका सतही क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ा हुआ रहने से क्या होता है, डाइजेशन सही से हो पाता है, और फिर ये रक्त कोशिका ये इधर से चारों तरफ से फैली होती है, और ये यहीं से क्या होता है, पोषक तत्व क्या किया जाता है, चारों तरफ से फैली हुई होती है ये रक्त कोशिका, और फिर वो पोषक तत्व पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो आगे है फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में देखा जाए तो कौन कौन से पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, तो रेक्टम होते हैं, सीसम होते हैं और कोलोन होते हैं। अब कहाँ कहाँ होते हैं रेक्टम, तो यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं इसमें आप, रेक्टम यहाँ ये वाला भाग रेक्टम, यहाँ पे अपचित भोजन क्या होता है, जमा होता है। यानी रेक्टम का काम क्या है, अपचित भोजन को क्या करना होता है, इसको एक जगह जमा करके रखना होता है। ठीक है, अब कोलोन, ये वाला भाग क्या कहलाता है, कोलोन कहलाता है। ये वाला भाग कोलोन कहलाता है। और जो सिकम है, ये वाला भाग को हम सिकम कहते हैं। यहाँ ये वाला भाग को हम क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैकम जिसका अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स। अब पूछा जाए कि अपेंडिक्स का कार्य क्या है, तो अपेंडिक्स का ऐसा कहा जाता है कि पहले जब हमारा उत्पत्ति हुई थी तब जाकर अपेंडिक्स का कार्य था, लेकिन अभी अपेंडिक्स का ये क्या हो गया, निष्क्रिय अवस्था में आ गई है। निष्क्रिय अवस्था में आ गई यानी ये डाइजेशन में किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करता है।
आप एक बीमारी का नाम सुने होंगे अपेंडिसाइटिस। तो उस बीमारी में क्या होता है, ये अपेंडिक्स ही क्या होता है वो संक्रमित हो जाता है। तो फिर उसको ऑपरेशन से क्या किया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए किसको क्या कहते हैं, रेक्टम। रेक्टम जो होता है यहाँ पे वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। और फिर ये जो कोलोन होते हैं, कोलोन क्या करते हैं, वो H2O को क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन करते हैं, यानी पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। रेक्टम का काम तो हम जान ही चुके हैं। अब एनस क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ फूड, यानी एनस जो होता है वो जो अपचित भोजन होता है उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। और इसको अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो प्रोसेस था इगेशन का अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को मुंह में लेना, ये होता है सबसे पहला काम। फिर भोजन का क्या होता है, पाचन शुरू होता है, यानी डाइजेशन शुरू होता है, यानी भोजन का पाचन करना। अवशोषण, एब्सॉर्प्शन, यानी पचे हुए भोजन का आवश्यक तत्वों में रूपांतरण, ठीक है। यानी अब भोजन जो पचा वो क्या करेगा, अब उसका आवश्यक तत्वों में क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। अब इसमें अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों का कोशिका तक पहुंचना। हम जाने थे कि ये क्या होता है, कोशिका तक पहुंचता है। उसके बाद बहिक्षेपण में क्या होता है, इजेशन जिसको कहते हैं, इसमें आवश्यक तत्वों के अवशोषण करके शेष बचे अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये काम क्या कहलाता है, इजेशन। तो इस तरह से क्या होता है, एक डाइजेशन क्या होता है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो होप की वीडियो समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बी सेफ।